Hello friends, now welcome back to another lecture. So in this lecture we will be talking about compulsion, or in other words duress, as a defense, which is provided under section 94. तो आइए देखते हैं section 94 what it is saying. Section 94 is saying act to which a person is compelled by threat. तो थ्रेट से, अगर थ्रेट मीन्स डर से, सो अगर डर से किसी को कंपेल किया जा रहा है एंड देन दैट पर्सन इज एक्टिंग, सो द प्रोटेक्शन विल बी प्रोवाइडेड टू दिस पर्सन. बट अगर आप डर से भी कर रहे हो ना, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड व्हेन इट इज अ केस ऑफ मर्डर और इट इज एनी ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट. क्योंकि यहाँ लिखा है ना एक्सेप्ट. तो किसी ने आपको डराया है एंड देन यू आर डूइंग दैट ऑफेंस, समबडी इज कंपेलिंग यू एंड यू आर डूइंग द ऑफेंस, बट जो ऑफेंस कर रहे हो वो मर्डर है. जो आप ऑफेंस कर रहे हो वो मर्डर है. मतलब किसी ने आपको डराया कि जाओ उस व्यक्ति को मार दो, या फिर किसी ने आपको डराया है कि जाओ स्टेट के अगेंस्ट ये ऑफेंस कर दो. तो इन दोनों केसेस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जनरल एक्सेप्शंस का. इन दोनों को छोड़कर इफ देयर आर एनी अदर थिंग फॉर विच यू वर कंपेल्ड, देन यू विल बी प्रोवाइडेड द डिफेंस अंडर सेक्शन 94. तो आइए पढ़ते हैं इसको. एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट विच इज पनिशेबल विद डेथ, नथिंग इज एन ऑफेंस. मतलब डर से किया हुआ कोई कार्य ऑफेंस नहीं होगा, विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस. ये वर्ड इंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि वो मुझे मार देगा, फ्यूचर में कभी मार देगा, एंड हेंस ये जो काम करने बोल रहा है आई मस्ट डू इट, तब नहीं मिलेगा आपको डिफेंस. सॉरी, यू वोंट बी प्रोटेक्टेड. डिफेंस तभी मिलेगा व्हेन यू आर थिंकिंग इंस्टेंटली ही विल किल यू इफ यू डोंट डू दैट थिंग. इंस्टेंट डेथ मार सकता है आगे फॉर आपको, अगर आपने काम नहीं किया तो उसका, तब डिफेंस नहीं है. डिफेंस इज when you think that he will instantly kill you, and this thought was present in your mind when you were committing the act which was an offense, तब जाके you are being protected. I hope यहाँ तक ये clear है ना. अब now let me ask you another question. The question is, why there is no defense in murder? Murder में why you have not been given the defense of section 84? It is because, as I have told you earlier, you cannot take somebody else's life in order to save yours. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन काम नहीं करता कि मैंने खुद को बचाने के लिए इसको मार दिया, एंड हेंसफोर्थ अगर आप मजबूरी में भी ना डर से भी किसी और का मर्डर कर देते हो, यू विल नॉट गेट द डिफेंस. वाई इन ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट यू आर नॉट गेटिंग द डिफेंस? बिकॉज इट इज बिलीव दैट स्टेट की सॉवरेनिटी इज लार्जर देन एन इंडिविजुअल्स लाइफ. तो इन दोनों को छोड़कर अपार्ट फ्रॉम दीज टू एनी अदर ऑफेंसेस देयर इन विच देयर इज अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, देन यू विल गेट द डिफेंस. आई होप ये क्लियर है. ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सेक्शन. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना. यहाँ पे लिखा है ये जो कंपेल्शन होनी चाहिए ना, पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट. सो हियर द वर्ड्स आर पर्सन. मतलब सपोजिंगली अगर मैं आपको थ्रेट दे रही हूं तो ही प्रोटेक्शन आपको है. तो
अगर मैं आपको ये थ्रेट दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आई विल किल यू, मैं बोल रही हूँ आई विल किल योर हस्बैंड। अगर तुमने ये काम नहीं किया देन आई विल किल योर हस्बैंड, और आई एम सेइंग दैट इफ यू डोंट डू दिस वर्क आई विल किल योर वाइफ और आई विल किल योर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे ना उस चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं है। डोंट यू थिंक इट इज़ नॉट जस्टिफाइड? बिकॉज ज़रूरी थोड़ी ना कि वो जो गुंडा आएगा वो आपको मारने की धमकी दे, वो किसी को भी दे सकता है ना, आपके नियर डियर वंस को भी दे सकता है। सो दिस इज वाई लॉ कमीशन रिकमेंडेड दिस थिंग, एंड लॉ कमीशन सेड दैट नॉट ओनली थ्रेट टू वन सेल्फ बट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ to near and dear ones should also be included, and in that cases also defense should be granted. but ये अभी तक हुआ नहीं है ना, ये अभी तक हुआ नहीं है। second thing is it is only mentioning about murder. कि मर्डर के केस में आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, तो मर्डर के साथ साथ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड, है ना। क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा ना है कि आपको बोले कि मैं आपको मार ही दूंगा, कोई आपको ये भी बोल सकता है ग्रीवियस हर्ट करने की भी। यहाँ पर इंस्टेंट डेथ लिखा है ना, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे लिखा है ना इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे बस डेथ के डर से नहीं होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा सामने वाले व्यक्ति डेथ की ही धमकी दे और तब ही कराए आपसे काम। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपको ग्रीवियस हर्ट की धमकी दे रहा है। सो ही इज़ हैविंग अ रॉड इन हिज हैंड, रॉड को उसने हीट कर दिया, उसने बोला कि इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग देन आई विल बीट यू विद दिस रॉड। सोचो वो गर्म रॉड है, क्या नहीं करोगे आप, काम करोगे ना। तो इसीलिए ना यहाँ पर लॉ कमीशन रिकमेंडेड दैट डेथ के साथ साथ फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट भी इंक्लूड करो। बट ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई इट हैज स्टिल नॉट बीन इंक्लूडेड। आई होप ये क्लियर है। ओके और एट द टाइम ऑफ डूइंग इट से आप क्या समझ रहे हो? एट द टाइम ऑफ डूइंग इट से देखो, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट का मतलब है जैसे जब मैंने आपको ये धमकी दी है ना कि मैं आपको इंस्टेंट डेथ कॉज कर दूंगी, तो ये धमकी अभी दी मान लो, लेकिन मान लो थोड़ी देर बाद मैं गायब हो गई हूँ, फिर भी आप वो काम कर रहे हो ना, तो यू वोंट बी प्रोटेक्टेड। दिस मीन्स ये जो मेरी धमकी है ऑफ इंस्टेंट डेथ, द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ इन योर माइंड, द फियर शुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल द टाइम यू कमिटेड द ऑफेंस। तब तक चलना चाहिए जब तक वो आप ऑफेंस ना कर दो। हर एक वक्त जब से मैंने धमकी दी है से लेकर उस टाइम तक जब आप वो ऑफेंस कर देते हो, पूरे टाइम यू मस्ट हैव दिस फियर encircling your mind that he will instantly kill me if I don't do that. Okay? अब देखो यहाँ पे proviso clause देखते हैं। The proviso is saying that the person doing the act that is accused did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation. So this proviso is basically telling you, सो प्रोवाइजो आपको ये यहाँ पे यही बता रहा है दैट यू योरसेल्फ विलिंगली आप अपने आप को सिचुएशन में प्लेस नहीं करने चाहिए, है ना, आउट ऑफ नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। खुद से आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में ना प्लेस कर लो। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे आगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। पहले ये वर्ड समझो। प्रोवाइजो इज सेइंग दैट उस पर्सन को डिफेंस नहीं मिलेगा जिसने आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड अपने आप को उस पेरिलियस सिचुएशन में प्लेस किया है। नीदर उस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 94 का जिसके पास इंस्टेंट डेथ की तो कोई सिचुएशन नहीं थी, फिर भी ही हैड एन एप्रीहेंशन ऑफ हार्म, मतलब छोटा मोटा कोई हार्म था,
उस सिचुएशन तो ही आउट ऑफ हिज रीजनेबल एप्रीहेंशन कि मेरे को हार्म हो सकता है, जो कि भी हार्म इंस्टेंट डेथ वाला नहीं था, स्टिल इफ ही इज पुटिंग हिमसेल्फ इन दैट पोजिशन, देन दैट पर्सन विल नॉट गेट द डिफेंस। ये हम आपको और अच्छे से समझा देंगे बाय एन एग्जाम्पल। ओके, सो सपोज कर लो, तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो नाउ लेट्स थिंक दैट देयर आर ग्रुप ऑफ पर्सन्स, बेसिकली वो डेकॉइट्स है ना, डाकू। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं, दे आर प्लानिंग टू डू अ डेकॉइटी। तो ए है ना, ए फॉर आदित्य रॉय चोपड़ा। So when these dacoits are planning to do a dacoity, Aditya Roy Chopra वो छुपकर he is overhearing them. So these dacoits are discussing that हम ताला कैसे तोड़े, हमें ताला नहीं तोड़ने आता, हम dacoity तो करने का प्लान करें, but how will we break the lock? Aditya Roy Chopra, the handsome hunk, he walks in front of the dacoits and he asks them, he says that do you know, मैं यहाँ पे सबसे अच्छा लॉक ब्रेकर हूँ। ओके, ही सेज दैट आई एम अ ब्लैकस्मिथ, मेरा तो पेशा है ये, मैं यहाँ का सबसे अच्छा ब्लैकस्मिथ हूँ। वो बस अपनी बड़ाई कर रहे थे। बट what the dacoits did, they put a gun on his head and they told him, now you are going to come with us, you are going to break the lock and we are going to do dacoity. So अब उन्होंने जाके गन प्लेस किया उसके हेड पे। सो आदित्य रॉय चोपड़ा हियर, ड्यू टू द प्लेसिंग ऑफ द गन, ही इज इन अ इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। लेकिन इज ही नॉट पुटिंग हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन विलिंगली, आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड? ये नहीं पुट कर रहे थे अपने आप को उस सिचुएशन में। ऑब्वियसली ही इज डूइंग दैट, नो, बिकॉज आप किसी डेकॉइट को बात करते सुनोगे, यू वोंट वॉक उनके सामने एंड यू वोंट brag about your qualities, right? So if he is doing that, proviso यही बोलता है, person will not get the exception, and ये इसी thing को explanation 1 में it has been elaborated, इसी को और further explanation 1 में explain किया गया है। A person who out of his own accord or by reason of threat of being beaten joins a gang of dacoits, knowing their character, knowing that they are dacoits, so he is not entitled to the benefit of this exception. So he cannot say that I was being compelled to do this act, क्योंकि उन्होंने बंदूक तान रखी थी मुझ पे। Why? Only because of one thing, the key word lies here, who out of his own accord. अब सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या है? लेकिन अगर किसी ने ओन अकॉर्ड से नहीं किया है, बट उस पर्सन वॉज सीज बाय अ गैंग ऑफ डेकॉइट्स, जैसे गैंग ऑफ डेकॉइट्स ने खुद सोचा दैट आदित्य रॉय चोपड़ा इज द मोस्ट फेमस ब्लैकस्मिथ इन दिस एरिया, ही कैन हेल्प अस टू डू दिस, देयरफॉर दे ब्रेक इनटू हिज होम, दे पिक हिम अप, पुट द गन ऑन हिज हेड एंड नाउ टेल हिम टू अकम्पनी देम। सो यहाँ पे उन्होंने सीज किया है एंड उन्होंने फोर्स किया है, एंड देयर इज अ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ। सो यहाँ पर दो आदित्य रॉय चोपड़ा इज ब्रेकिंग द लॉक, बट ही कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डेकॉइट्सी। आई होप इट इज क्लियर। देखो सेक्शन 94 ना एक और मैक्सिम पे बेस्ड है। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन द मैक्सिम, आई एम नॉट रिटन इट हियर। सो द मैक्सिम इज actus me invito, INVITO, actus me invito factus non est meus actus, MEUS, non est meus actus, which means that an act done by me but against my will, कि मैं कर तो रहा हूँ लेकिन आई एम कंपेल्ड, मेरी मर्जी नहीं है, मैं डर से कर रहा हूँ। सो एन एक्ट डन बाय मी बट अगेंस्ट माई विल नॉट कंसिडर टू बी माई एक्ट, and this maxim is obviously based upon the principles of equity and justice, and henceforth the person will not be held accountable.
I hope this was clear. So here we are closing up with this section. Thanks.